दोस्तों, एनबीएन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम विशेष सत्र के बारे में बात करेंगे। बंबई से हमारे साथ श्री विश्वास उदगी साहब हैं। विश्वास उदगी साहब, जब भी कोई इस तरह की चीज होती है, कोई राजनीति होती है, तो कुछ चीजें सत्ता पक्ष को मिलती हैं और कुछ चीजें विपक्ष को मिलती हैं। तो आपके ख्याल में इस सत्र से विपक्ष को क्या मिला? ये सत्र तो जो मन की बात करते हैं लेकिन मनमानी करते हैं, उन्होंने विशेष सत्र बुलाया था विदाउट एनी एजेंडा। लेकिन हमारी मीडिया के थ्रू जो लीकेज होता है उसमें से ये पता चला कि भाई एक महिला रिजर्वेशन का बिल आ सकता है, कुछ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी जो बिल है वो आ सकते हैं रिफॉर्म के बारे में, और तीसरा एक वन नेशन वन इलेक्शन जो एक पेट थ्योरी है मोदी जी की, वो आ सकता है। अब जहाँ तक 23 तारीख को उनके रामनाथ कोविंद जी की कमेटी है, उनकी मीटिंग कल है, तो वो इस एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकता। शायद इसके लिए वो और एक विशेष अधिवेशन विंटर सेशन के पहले बुला सकते हैं। एक संभावना पैदा होती है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, वो आगे की बात है। लेकिन इस इलेक्शन में जो गवर्नमेंट काज है 2-3, वो छोड़ के जो मेन मुद्दा आया वो यही है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, और आज का आखिरी दिन है। दूसरी बात है कि नया पार्लियामेंट जो है उसका भी तो उद्घाटन करना था, इसलिए नया पार्लियामेंट का उद्घाटन। और जो अभी माथुर साहब कह रहे थे, जो नैरेटिव अपोजिशन सेट कर रहा है इंडिया की तरफ से पिछले कुछ महीनों में, और मैं तो कहूँगा पिछले 1.5 साल में, ये सब कुछ जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो अपोजिशन की तरफ हो रहा है। अब उस नैरेटिव को इस इलेक्शन के आगे के 6 या 8 महीने जो काउंटर करना है, वो मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से ही हो रहा है। उसमें से ये एक जो मुद्दा है जिसमें सहमति बहुत पहले से है। मैं आपको बता दूं कि वुमेन्स रिजर्वेशन का सवाल गीता मुखर्जी जो सीपीआई की एमपी थी, उनकी रिकमेंडेशन थी, उनके कमेटी की। दूसरी बात, उसमें सुषमा स्वराज भी थी, उसमें बहुत सारे ऑल पार्टी कमेटी थी। अब वो जो सहमति वाला एजेंडा है उसमें सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन का एक सवाल था उस वक्त, मतलब मंडल और कमंडल दोनों की लड़ाई उस वक्त थी। वो मुद्दा आज फिर से एक बार आया है, तो वुमेन रिजर्वेशन में कॉमनैलिटी है, इसलिए कोई उसको अपोज नहीं कर सकता है। लेकिन मिस्टर मोदी कैन क्लेम कि देखिए नए पार्लियामेंट का एक हिस्टोरिक बिल मैंने एक ही दिन पास कर लिया लोकसभा में, एक ही दिन में पास कर लिया मैं राज्यसभा में। लेकिन वो सवाल फिर से कायम है कि भाई उस SC ST और ओबीसी और माइनॉरिटीज इस देश के जो है, उसमें मुस्लिम है, जैन है और क्रिश्चियन है, इनको रिजर्वेशन संविधान के तहत नया जो अब आप एक रिजर्वेशन बना रहे हो, तो उसमें माइनॉरिटीज के मुस्लिम आएंगे कि नहीं, ओबीसी जो 52% समाज है उनके लिए रिजर्वेशन है कि नहीं, ये मुद्दे वैसे के वैसे। लेकिन कॉमन इशू पर आज अपोजिशन भी झगड़ा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि मोदी को नैरेटिव सेट करने का मौका अपोजिशन इंडिया नहीं दे रहा है। इसलिए पास तो हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने की बात जैसे अभी चर्चा चल रही है, कोई कहता है 29 को, कोई कहता है 32 को, और योगेंद्र यादव जी कहते 39 को ही ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका मतलब आगे के 6 दिन इस इशू पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बवाल हो सकता है। इसलिए ये 6 दिन का सेशन मोदी के लिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास करने के लिए गए, अपना खुद का नैरेटिव सेट करने के लिए गए, लेकिन वो उनके लिए एक बहुत बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, अपोजिशन को क्या मिला, ये जो सवाल आपने पूछा, तो अपोजिशन के हाथ में एक बहुत बड़ा हैंडल मिला कि 52% और माइनॉरिटी जो है, इनके जो महिला है, इनके लिए इस नए पार्लियामेंट में स्थान नहीं है, राइट अप टू 1939। ये बहुत बड़ा मुद्दा अपोजिशन के हाथ में मिल गया है। तो अभी महिला बिल पर हमने बहुत कुछ बात कर लिया। उसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस स्पेशल सत्र में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो था इलेक्शन कमीशन वाला बिल, और जिसके बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको छुआ तक नहीं, उसके नजदीक नहीं गई।
तो आखिर ये मोदी सरकार क्यों डर गई, इसके बारे में कुछ बताएं मुफ्ती साहब। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो चल रही थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो जिस राज्यों में इलेक्शन हो चुका है वहां साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है, तो दैट विल गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत में 1952 में हुआ, लेकिन वो बाय प्रैक्टिस हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अगर आपको करना ही है बाय रूल, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट इजी। इसीलिए उन्होंने अभी 23 तारीख को, मतलब आज के बाद कल, एक कमिटी मीटिंग बुलाई है। रामनाथ कोविंद जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष है। अब उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद वो एजेंडा वो फिर से लाएंगे। मैंने ये कहा कि एक स्पेशल सेशन विदाउट एनी एजेंडा बुलाया, लेकिन उसमें हमने ये तर्क किया कि मीडिया के में चर्चा होने वाला वो एक एजेंडा है। तो ये मन की बात से जो आने वाली बात थी, लेकिन वो मनमानी के ढंग से इम्प्लीमेंट करने वाली जो बात है वो हम देख रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, we expect one more session before the winter session for one nation one election, and again it will be a big blunder। जैसे इसमें ओबीसी रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, एक एक सीटिंग में पास हो गया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं, इट इज बिकमिंग ए काउंटर प्रोडक्टिव। ये बीजेपी का एजेंडा, वो ओबीसी के हित में हम क्या क्या करने जा रहे हैं और महिलाओं के हित में क्या क्या करने जा रहे हैं, ये बात करते करते वो ओबीसी के हित में भी नहीं हो रहा है, वो महिलाओं के हित में भी नहीं हो रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी के बारे में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ पोस्टर में लिखने के लिए है, ये सिर्फ स्लोगन मॉन्गरिंग करने का ये जो 9 साल का तरीका है, उसमें एक और तरीका आ गया। मुद्दे की बात, ये कुछ भी इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है, इसके ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा, योगेंद्र यादव जी ने कहा कि 39 में ये इंप्लीमेंट होगा। पहले हम लोग सुनते थे ये 29 में इंप्लीमेंट होगा। हाँ, ये अमित शाह ने कहा है कि हम 2024 में चुनाव जीतने के बाद 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होते हैं, तब हम ये रिजर्वेशन के बिल के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। उसके लिए जरूरी है, फर्स्ट जरूरी है सेंसस। जो सेंसस 2021 में होना था, जो कोरोना के वजह से इस सरकार ने नहीं किया, ठीक है वो सही है, लेकिन बाद में भी उन्होंने कोशिश नहीं की है। उसकी जो यार्डस्टिक है, स्टार्टिंग लाइन है, वो चेंज करके वो 2022 में कर सकते थे, नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं, हम 31 में सेंसस लेंगे, उसके आगे फिर डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। और वो डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी इट इज ए क्वैशी जुडिशियल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के तहत जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें शायद 7 से 8 साल लग सकते हैं नॉर्मली। उसको एबनॉर्मली जल्दी भी करो तो 3 साल लगते हैं। इसलिए 31 के बाद, सेंसस आने के बाद, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद, फिर ये रिजर्वेशन का जो मामला है, महिलाओं का 33% सीट्स ऐड होते हैं, तो ये सब झमेला 39 तक जाएगा। इसलिए ये बिल पास तो हो गया, प्रचार में बोलने के लिए ठीक है, लेकिन दैट विल बिकम ए काउंटर प्रोडक्टिव। इसलिए मैंने कहा, बीजेपी की हर चीज वो मनमानी होती है, मन की बात होती है, लेकिन जन की बात आती है तो वो मार खाते हैं। और इस इलेक्शन में पूरा माइनॉरिटी सेक्शंस, मुस्लिम समाज तो होगा, क्रिश्चियन समाज होगा, जैन होगा, और भी माइनॉरिटी हो गए, लेकिन इस देश में हिंदू समाज में SC ST और OBC जो है वो भी इस बीजेपी के खिलाफ होंगे, चाहे उनके 21 बड़े नेता ओबीसी में से आए हो। इसीलिए उमा भारती ने ये तीखी कमेंट की थी, और वो सही कमेंट की है। इसलिए मैं समझता हूँ ये रिजर्वेशन बिल इनका एक पास तो हो गया, लेकिन वो उनको काउंटर प्रोडक्टिव होगा आगे के कुछ दिनों में, आप देखिएगा। और वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन के बाद जो कुछ रिकमेंडेशन आएंगे, आप देखिएगा, वो भी बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट में लाना। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने की जो आरएसएस की नीति बनी है, चाहे वो महिला रिजर्वेशन हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो एक काउंटर प्रोडक्टिव है। क्योंकि इस सारे मामले में उनको असल में 2025 में हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है,
दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे खुद वो अपनी स्थिति में आ गए हैं, चाहे उन्होंने ओल्ड पार्लियामेंट को संविधान भवन बना दिया हो और नए संविधान में उन्होंने सबको अकोमोडेट किया हो, लेकिन वो गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां उनको बहुत इलेक्शन में महंगी पड़ेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बोलने के लिए ठीक है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कि ये जो खड़गे साहब का भाषण हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का, और जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? और उसमें एक चीज और बढ़ाता हूँ, इस पूरे सेशन से राहुल गांधी क्यों गायब थे? देखिए, खड़गे साहब का भाषण और मोदी जी का भाषण, मोदी जी he has lost his narrative। उनका जो सेट किया था उन्होंने बीजेपी का पहले 7 साल, तो पिछले 2 साल में वो नैरेटिव कहीं गुम हो गया है। और भारत जोड़ो अभियान के बाद तो वो पहले तो कांग्रेस का नैरेटिव जो सबको साथ में लेके चलने वाला है, और दूसरी बात अभी तो इंडिया फॉर्मेशन हो गया है, मतलब 28 पार्टी एक साथ हो गए। तो मोदी जी और खड़गे जी का आप कंपैरिजन करोगे तो जिम्मेदारी मोदी की है, वो उनका एनडीए का फिलॉसफी लोगों के सामने रखने का 75 साल में। और उनके लिए 75 साल पहले वाला तो कुछ भी नहीं है एनडीए के सामने, पर्टिकुलरली बीजेपी के सामने। उनके पास ना हिस्ट्री है, और 75 साल में भी मोदी का जन्म भी हुआ है वो मेरे ख्याल से 1950 में हुआ है। तो उनकी खुद की भी ऐसी कोई एक बैकग्राउंड सिवा आरएसएस के कुछ नहीं है। तो 75 साल के अमृत काल की जो बातें वो करते हैं उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन, बीजेपी की कंट्रीब्यूशन, आरएसएस की नेशन बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन बताने के लिए उनके पास नहीं है। इसलिए वो एक 2014 के बाद की भारत की बात करते हैं। तो वो बहुत एक जिसको कहते हैं नैरो एंगल है, विचारों की नैरो एक प्रेजेंटेशन है, वो मोदी जी के भाषण में बार बार दिखता है। वेयरएज खड़गे जी जो है आज तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 28 पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट है, राज्यसभा में है। मुद्दा यही है। वही बात अधीर रंजन चौधरी के बारे में भी कह सकते हैं, उनका भी भाषण, और देवेंद्र जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी भाषण, ये दोनों 75 साल के पहले की एक स्वतंत्रता मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन से बाद में एक संविधान बनना, और संविधान के बाद जो एक भारत का विकास हुआ है उसका जो एक फाउंडेशन है संविधान के तहत, वो सब उन्होंने नैरेट किया है। तो मैं समझता हूँ एक जिसको कहते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो सारे समाज के सेक्शन और इंडिया के 28 पार्टीज का एक कंट्रीब्यूशन 75 साल पहले वाला और 75 साल में जो हुआ है इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन, थॉट प्रोसेस, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण का एक नैरेटिव था। वो शायद अमृतकाल की भाषा करने वाले मोदी को चैलेंज करने वाला था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये सब कुछ है, ये बातें आती है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन इज हैज गॉट अ हेरिटेज, थॉट प्रोसेस, एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल एंड कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और उनको कंपैरिजन के लिए 10 साल में मोदी जी का भारत देश को, इंडिया को पीछे ले जाने वाला कार्यकाल है, उसकी भी उन्होंने कंपैरिजन की है। तो मोदी पर मात करने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण में थी, और वो इंडिया को आगे ले जाने की बात, हम जब सत्ता में आएंगे तो फिर वो एक दिशा देंगे, ये वाली बात थी। इसलिए मैं समझता हूँ इट वॉज मोर पॉजिटिव, इट वॉज मोर ऑप्टिमिस्टिक जो खड़गे जी का भाषण था, और वो मोदी जी को उनके नैरेटिव को डिफीट करने वाला था और जनता को एक दिशा देने वाला था। इसलिए मैं समझता हूँ वो एक ऐतिहासिक भाषण था। आप उसको अमृतकाल का भाषण कहो या 75 साल में ये जो नया पार्लियामेंट में जो उसका पहला सेशन हो, तो वैसे देखा जाए तो वो हिस्टोरिक ही है। लेकिन पिछले साल का, मतलब पिछला जो संविधान भवन अभी बना है, जो लोकसभा है, उसकी जो एक बहुत बड़ी गरिमा है, 1947 से लेके ट्विस्ट ऑफ द डेस्टिनी से नेहरू जी का पहला भाषण, उससे लेके अब तक वो सारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण में था। मैं समझता हूँ क्वालिटेटिवली खड़गे जी का भाषण जो फ्यूचर को एक मतलब बहुत आशावादी दृष्टिकोण था, अच्छा दृष्टिकोण था। और वैसे देखा जाए तो मोदी जी का भाषण वो अपने आप में एक स्वगत था। जो मन की बात करते थे वहीं पर आप खड़े होके 50 मिनट में उन्होंने बात किया। इसलिए लोग कंपैरिजन अगर करते भी है
तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण बहुत मतलब मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उनके भाषण के बाद भी मिले और भाषण करते वक्त भी मिले। ये मेरा एक ओपिनियन है। तो आपने जो सवाल पूछा वो उसका मेरे पास यही जवाब है। लेकिन दूसरा जो इसके पहले एक मुद्दा था भारत और इंडिया का। देखिए भारत और इंडिया हमको कोई भी चलेगा। ये राहुल गांधी का एक कमेंट आपने देखा होगा, नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी गायब नहीं थे। आपने कल राहुल गांधी का ओबीसी के मतलब महिला आरक्षण के ऊपर अगर भाषण सुना होगा तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी जो एचपी मतलब समाजवादी पार्टी और आरजेडी का जो एक सामाजिक सोशल जस्टिस का एक जिसको कहते हैं ओबीसी महिलाओं का आरक्षण की बात पिछले 2 बार उन्होंने नॉकआउट किया था। इस बार आरजेडी और मुलायम सिंह का जो आर्ग्यूमेंट है वो राहुल गांधी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे सरकार चलाने वाले आईएएस और आईपीएस ब्यूरोक्रेट जो है वो सिर्फ 3 लोग उनको ओबीसी है, चाहे आपके पार्टी में मोदी हो या 21 लोग नेता लोग हो। लेकिन सरकार चलाने में गवर्न करने वाले लोग, रूल्स बनाने वाले लोग, ये 3 लोग हैं, बाकी सब उच्च वर्ग ही है। यहाँ पर माइनॉरिटीज ओबीसी में 52% के लोग पार्लियामेंट में दिखने के लिए ये महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। ये बात आरजेडी, एसपी और बाकी के जो योगेंद्र यादव जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग, इन सबको कवर करने वाला राहुल गांधी का भाषण था। ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंडिया की तरफ से वो भाषण किया था और वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट था, हाईएस्ट पंचिंग था। मोदी जी, आप ओबीसी हो सकते हो, लेकिन आप ओबीसी पर अन्याय कर रहे हो और ओबीसी के महिलाओं को आप आरक्षण नहीं दे रहे हो। देना है तो विद ऑल दिस कंडीशंस को हटा के अभी दो। ये उनका भाषण था। गायब नहीं थे वो, एक कुली के रूप में सामान्य जनों के साथ एक कोई स्टेशन है, स्टेशन पे जाके उन्होंने दुनिया का बोझ उठाने वाला कुली जो है अमिताभ का रोल, वो उन्होंने किसी एक स्टेशन पे किया। और वो उनकी एक आदत है, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो कहीं वो बाजार में जाते हैं, स्टेशन में जाते हैं, ड्राइवर बनते हैं, खेती करते हैं। तो ये ही इज ट्राइंग टू, ही इज अ चेंज। बदला हुआ राहुल गांधी का जो रूप है वो ये है कि मैं सब आम आदमी में काम करने वाला आदमी हूँ और सब आदमियों की जो एक इस देश में जो है काम करने वाला कष्टकरी जिसको बोलते हैं, वर्कर जिसको बोलते हैं, पेजेंट्री जो है, उनके साथ रहूंगा। ये उनकी एक इमेज है। तो पार्लियामेंट में तो थे, 3 दिन थे और बाहर भी थे, ये मुझे कहना है। उनका एब्सेंस बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, ये जो सत्र अभी खत्म हुआ, ये अजीबोगरीब सत्र था। कुल 5 दिन का सत्र था और 4 दिन में खत्म हो गया। और जो एजेंडा पेश किया गया था उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण था, जिसको कि लंबा चौड़ा इसलिए नहीं कह सकते कि वो पहले 2-2 घंटे भाषण दिया करते थे, इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि एक छोटा मोटा भाषण था जो उन्होंने दिया। और उसका जो है बहुत अच्छा जवाब जो है वो खड़गे की तरफ से, जो अपोजिशन में के लीडर है राज्यसभा में, उनकी तरफ से आया। और फिर एक महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उसमें भी आप लोगों ने सुना कि वो ओबीसी को इंक्लूजन नहीं करने की वजह से, ओबीसी के एक्सक्लूजन की वजह से वो जो है वो बीजेपी के गले पड़ गया। तो ये है लेखा जोखा इस सर का, जो कि अभी हमने देखा पिछले 4 दिनों में और जिस पर हमने गुफ्तगू की। मोदी जी की स्पीच के बारे में मुझको उर्दू के मशहूर शायर सलमान का एक शेर याद आता है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने पेश करूंगा। वो सलमान ने कहा कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग थक गए तालियां बजाते हुए। तो अब मोदी की तकरीरों पे, भाषणों पे जो है वो तालियां बजाने वाले पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सब जगह थक गए हैं। इसलिए मोदी जी को भी चाहिए कि वो अपने आराम करने के बारे में, अवकाश देने के बारे में और रिटायरमेंट के बारे में सोचे। वैसे भी 75 साल की उन्होंने लिमिट बनाई हुई है, 73 साल के हो ही गए, अगले साल 74 साल के हो जाएंगे। तो अगर वो 1 आध साल पहले भी रिटायर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि देश का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज के इस चर्चा को खत्म करते हैं। हम बहुत जल्द किसी और चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।